स्टूडेंट्स, बायोमोलिक्यूल्स में हम एमसीक्यू की स्टडी कर रहे हैं। हमारे सामने है पहला क्वेश्चन, विच प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ब्लड फ्लो। विच प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ब्लड फ्लो। ऑप्शन है ए हीमोग्लोबिन, बी इंसुलिन, सी एल्बुमिन और डी मायोग्लोबिन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर है हीमोग्लोबिन। हम लोग जानते हैं हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ठीक है, अब देखिए, अगर हम यहाँ पर इंसुलिन की बात करते हैं तो आपको पता होगा 51 एमिनो एसिड इस इंसुलिन में प्रेजेंट होते हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट को दिए जाते हैं। एल्बुमिन आपको पता है एक का येलो पार्ट होता है, और मायोग्लोबिन ये भी एक प्रोटीन होता है, मायोग्लोबिन प्रोटीन, जो कि मसल्स टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इन ह्यूमन बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स इज स्टोर्ड। ऑप्शन ए में है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, बी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, सी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड डी इन द फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर है बी, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं प्लांट्स में स्टार्च, हम जानते हैं प्लांट्स में स्टार्च ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। उसी तरह से ग्लूकोज ह्यूमन बीइंग में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। हम जानते हैं कि जो ग्लाइकोजन है ये भी स्टार्च की तरह पॉलीमर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है थर्ड, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ। ए ऑप्शन ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर है ए। ठीक है, अब ये ए आंसर क्यों है तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो स्टार्च होता है, ये देखिए ये है यहाँ पर स्टार्च, इसमें दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं। एक होता है अमाइलोज, ये होता है, और दूसरा होता है अमाइलोपैक्टिन, ये होता है अमाइलोपैक्टिन। ठीक, देखिए स्टार्च में अमाइलोज होता है, अमाइलोपैक्टिन होता है, और जो अमाइलोज होता है ये 15 to 20% होता है। और डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए ये वाटर सोल्यूबल होता है, ये वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक, ऑन द अदर हैंड अगर हम अमाइलोपैक्टिन की बात करते हैं तो ये वाटर इनसोल्यूबल होता है और इसकी क्वांटिटी होती है 80 to 85%। ठीक है, लेकिन ये वाटर क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल होता है। अब हम समझ गए कि स्टार्च के दो पार्ट होते हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोज 15 to 20% जो कि वाटर सोल्यूबल होता है, अमाइलोपैक्टिन 80 to 85% होता है जो कि वाटर इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें क्वेश्चन मिला है तो ये देखिए स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ, तो यहाँ मैंने आंसर बोला आपको ग्लूकोज, तो याद रखिए कि यहाँ ग्लूकोज जो होगा वो क्या होगा, उसको कहेंगे हम अल्फा डी ग्लूकोज। ये अल्फा डी ग्लूकोज जो होगा ये मोनोमर होगा, किसका, स्टार्च का। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर इस पॉलीमर स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये समझ आपको आ रहा होगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 4, और यहाँ लिखा हुआ है मोस्ट इफेक्टिव एनर्जी रिजर्वायर इन ऑल लिविंग सेल इज। यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखा है AMP, ATP, ADP एंड UDT। ठीक है, तो
तो यहाँ पर AMP का मतलब होता है एडिनोसिल मोनोफॉस्फेट। एक बार फिर से सुनो, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और यहाँ पर इसका मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसका मतलब होता है एडोसिन डाइफॉस्फेट, और इसका मतलब होता है यूरिडिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और यहाँ पर होता है यूरिडिन डाइफॉस्फेट। तो यहाँ अगर मैं आपको कहूँ ATP इसका करेक्ट ऑप्शन है ये, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि ATP इज़ अ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। ये क्या होते हैं? ATP एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। ठीक, चलिए अगर हम आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स, ऑप्शन है ए 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, बी में है 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, सी में है 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, और डी में है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन है ए 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। अब देखिए ये जो 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP है ये कैसे है, तो यहाँ इसको समझने के लिए हम एक रिएक्शन देखते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, और ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है ये कैसे होती है? कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से और एनर्जी से। और एनर्जी यहाँ पर यूज़ जो होती है वो ATP की फॉर्म में यूज़ होती है। अब कैसे होती है? देखिए यहाँ पर 6CO2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6H2O, और यहाँ पर जो 18 ATP यूज़ होता है एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है, 18 ATP यूज़ होता है एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। इस 6CO2 और 6H2 को रिएक्ट कराने में जिससे हमें मिलता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, इसको कहेंगे हम यहाँ पर ग्लूकोज, और साथ में हमको मिलता है ADP, ये होता है ADP, ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी जो ATP होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इसमें, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन डियर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी में आपको मिलेगी एक बेहतरीन ट्रिक जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन है विच इज़ नॉट फाउंड इन RNA, और इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी, लेकिन पहले देखिए यहाँ क्या लिखा है, विच इज़ नॉट फाउंड इन RNA। अब डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन तो कैसे भी हो सकता है, देखिए ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन DNA, ठीक है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम कैसे करेंगे? तो पहले इसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे अब सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ये देखिए ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये लिखा मैंने न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड होते क्या हैं? तो देखिए ये लॉन्ग चेन पॉलीमर होते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड ये लॉन्ग चेन पॉलीमर होते हैं, ठीक है, जिसमें जो यूनिट्स होती हैं उनको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। एक बार फिर से देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा न्यूक्लिक एसिड, इसमें क्या होता है कि लॉन्ग चेन पॉलीमर होते हैं जिसमें मोनोमर यूनिट को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है, इस न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या प्रेजेंट रहता है? नंबर 1 इसमें प्रेजेंट होता है पेंटोज शुगर, ये पेंटोज शुगर प्रेजेंट होता है। नंबर 2 इसके अंदर डियर फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ये देखिए फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। और नंबर 3 इसको हम लोग बोलते हैं बेस, ये प्रेजेंट होता है। वास्तव में ये जो बेस है यहाँ पर ये
हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं। याद रखिए, हेट्रोजीनियस जिसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस, या फिर कह सकते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। फिर से सुनिए, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे डियर, ये जो हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनियस बेस क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमें समझ आएगा कि डीएनए और आरएनए। अब देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पर, ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये दो टाइप के होते हैं, एक डीएनए होता है डियर, और एक क्या होता है यहाँ पर, आरएनए होता है। ये देखिए, अब डीएनए और आरएनए में कितनी चीज़ें होती हैं, यानी इसमें जो बेस होते हैं नाइट्रोजिनस बेस, वो कौन कौन से होते हैं। तो उसके लिए आपको ट्रिक याद रखना पड़ेगी जिसका नाम है गुटका। अब देखिए, ये ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको, गुटका। ये देखिए, इस गुटका से आपको पता चल जाएगा कि डीएनए और आरएनए में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो चलो पहले गुटका को लिखा जाए। देखिए डियर, यहाँ पर हम लिखेंगे GUTCA, ये है गुटका। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा डीएनए और आरएनए में जो कि न्यूक्लिक एसिड के टाइप होते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन से बेस होते हैं वो अभी आपको पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, जी इसको हम लोग बोलते हैं ग्वानिन, और यहाँ पर है यू जिसको हम लोग बोलते हैं यूरासिल, और यहाँ पर है टी जिसको हम लोग बोलते हैं थायमिन, और यहाँ पर है सी जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोसिन, और यहाँ पर ए जिसको हम लोग बोलते हैं एडिनिन। एक बार फिर से देखिए, देखो जी का मतलब यहाँ पर होता है ग्वानिन, जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्वानिन, ये देखिए ग्वानिन, और यू का मतलब यहाँ पर होता है यूरासिल, और यहाँ जो टी है, इस टी का मतलब होता है थायमिन, ये थायमिन होता है, और सी का मतलब यहाँ पर होता है साइटोसिन, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं साइटोसिन, ये साइटोसिन, और ए का मतलब होता है एडिनिन, ये देखिए एडेनिन। तो यहाँ एक बात आपको समझ में आती है डियर, क्या कि न्यूक्लिक एसिड में जो हेट्रोसाइक्लिक जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड होते हैं वो ये होते हैं, यानी आप समझ जाना, गुटका, गुटका में है ग्वानिन, यूरासिल, थायमिन, साइटोसिन एंड एडेनिन। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स कि हमारे सामने क्वेश्चन दे दिया जाएगा डीएनए और कहा जाएगा बताओ इसमें क्या है क्या नहीं है। उसी तरह से हमसे क्वेश्चन किया जाएगा आरएनए के लिए, बताओ, चार ऑप्शन दे देंगे, बताओ इसमें आरएनए में कौन सा बेस ऐसा है जो प्रेजेंट नहीं होता। तो डियर अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको ये तो पता चल गया गुटका से कि इसके अंदर इतने हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड यानी कि इतने बेस होते हैं। अब बात ये आती है कि भाई आरएनए में कौन सा बेस ऐसा है जो नहीं होता और डीएनए में कौन सा बेस होता है जो नहीं होता। तो चलो उसके लिए मैं आपको इस ट्रिक को कंप्लीट कर देता हूं। तो आपको याद रखना पड़ेगा, गुटका यहां पर आएगा रन टू। अब देखिए गुटका रन टू क्या होता है, ये है ना, तो यहां पर मैं लिख देता हूं गुटका रन टू। ये देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं गुटका रन टू, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये देखो गुटका रन टू। अब गुटका रन टू में क्या होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो रन टू, ऐसे लिख लो। इसका मतलब होता है कि आरएनए में नॉट प्रेजेंट होगा थायमिन, यानी आरएनए जो होता है उसमें नॉट प्रेजेंट होता है थायमिन, यानी उसमें थायमिन नहीं होता। तो ऑब्वियसली यूरासिल किस में होगा, किस में नहीं होगा, डीएनए में होगा। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, मैंने कहा रन टू, रन टू का मतलब होता है आरएनए में नॉट प्रेजेंट इन थायमिन, यानी कि थायमिन जो है प्रेजेंट नहीं होता किस में, आरएनए में। तो यूरासिल किस में प्रेजेंट नहीं होगा, डीएनए में। बस, तो यहां से आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब आप इस किसी भी टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो इस ट्रिक से बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए हमारे सामने वो क्वेश्चन आ जाता है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, यहां पर लिखा हुआ है हमारे सामने, विच इज नॉट फाउंड इन आरएनए। तो अभी हाल मैंने बताया था आपको, ये देखिए रन टू, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये देखिए रन टू, इसका मतलब क्या होता है कि आरएनए में नॉट प्रेजेंट इन थायमिन, तो थायमिन इसमें नहीं होता। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा डियर, ए, यानी कि थायमिन। ठीक, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें जो भी हमने पढ़ा
वो ऑप्शन होते ही नहीं है। तो बस आप गुटखा दिमाग में रख लो, अगर गुटखा नहीं है तो समझ जाना कि वो उसका ऑप्शन है ही नहीं। अब जैसे कैसे, देखिए इस 7th क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। अब डीएनए, आपको गुटखा तो याद है ना डियर, फिर तो बस इतना याद रख लो। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए गुटखा, ये देखो यहाँ पर गुटखा ये लिख दिया मैंने। अब गुटखा में क्या है आपको पता है, ठीक है, यहाँ पर ग्वानिन, यूरेसिल, थायमिन, साइटोसिन एंड एडेनिन, ठीक है। आपको पता चल गया कि इसके अंदर ये इसमें होते हैं, और ये भी पता रन टू का मतलब आपको पता है कि इसके अंदर थायमिन जो है आरएनए में नहीं होता, तो यूरेसिल जो है वो डीएनए में नहीं होता, ठीक है। मगर यहाँ देखिए इसमें एडेनिन है, एडेनिन, साइटोसिन है, ये देखिए सी, थायमिन ये भी इसके अंदर है। और बात किसकी हो रही है डियर, डीएनए की। तो डीएनए में तो भाई ये तीनों होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, अरे इसका ऑप्शन होगा क्विनोलिन। ये देखिए डियर, इसका आंसर क्या है, क्विनोलिन। अब बात ये आती है, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यार ये क्विनोलिन क्या है। तो बता दूं मैं डियर स्टूडेंट्स आपको, क्विनोलिन भी एक हिट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है। ये भी हिट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, जिसका फार्मूला होता है, ये देखिए C9H7N। तो फिर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई इसका यूज़ कहाँ होता है। तो मैं बता देता हूँ, जब आप एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको रोजनमुंड रिडक्शन या रोजनमुंड रिएक्शन दिखाई देती है। उस रिएक्शन में एल्डिहाइड को अल्कोहल में रोकने के लिए, यानी एल्डिहाइड का रिडक्शन ना हो पाए अल्कोहल में, उसको रोकने के लिए हम एज ए पॉइजनड या तो सल्फर का यूज़ करते हैं या फिर हम क्विनोलिन का यूज़ करते हैं। तो दिमाग में रहना चाहिए आपके क्या, कि रोजनमुंड रिडक्शन में हम अल्कोहल का एल्डिहाइड का अल्कोहल में रिडक्शन ना हो पाए, एल्डिहाइड का अल्कोहल में रिडक्शन ना हो पाए, तो उसको रोकने के लिए हम सल्फर, और अगर सल्फर नहीं है तो हम क्विनोलिन यानी कि C9H7N का स्मॉल अमाउंट यूज़ करते हैं। ठीक डियर, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है 8th। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन्स कॉजेज रिकेट्स। आपको पता है रिकेट्स ये एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें बोन्स डिजीज भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जैसे गठिया रोग जिसको बोलते हैं, हड्डियों का मुड़ना, हड्डियों का टेढ़ा होना, ठीक है, पेड़ टेढ़े हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, यानी किसी ना किसी बोन डिजीज यानी कि हड्डियों से संबंधित जो बीमारी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं। अब ये किस डिफिशियंसी की वजह से होती है डियर स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है डियर विटामिन डी, ठीक है, ये विटामिन डी इसकी वजह से रिकेट्स होता है, ठीक है। और ये विटामिन डी हमको बहुत अधिक मात्रा में सूरज यानी कि सन से हमें मिलता है, ठीक है।